हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं राहुल आत्रेय जी, हु इज करेंटली वर्किंग इन ओएनजीसी। और आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे कि केमिकल इंजीनियरिंग के बाद स्टूडेंट्स के पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, क्यों इन्होंने कई सारे एग्जामिनेशंस क्लियर किया है, गेट, बार्ग और गेट के थ्रू ही करेंटली इज वर्किंग इन ओएनजीसी। तो चलिए सीधी बात करते हैं राहुल से और जानते हैं उनका सफर। स्वागत करती हूँ राहुल Hello आपका everyone. स्टडी आईक्यू पर। Thank you very much and hello everyone. My name is Rahul Attri and I'm currently working as an assistant executive engineer in ONGC. अब मैं इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको ये सब बताऊंगा गेट कि आपके केमिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या वेरियस ऑप्शंस हो सकते हैं। आप अपना मास्टर्स के लिए भी जा सकते हैं, गेट की तैयारी से आप पीएसयूज भी ले सकते हैं, मास्टर्स की तैयारी भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बेसिकली मैं पूरा ओवरव्यू बताऊंगा हाउ व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस दैट यू कैन हैव आफ्टर बीटेक, आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग। एंड राहुल, वी आर वेरी ग्लैड कि आज आप इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स रहते हैं पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग में, वो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से अपना करियर पाथ आगे बढ़ाया जाए। तो इंटरव्यू की शुरुआत से पहले मैं आप जानना चाहूंगी, आपने अपनी इंजीनियरिंग कहाँ से की और केमिकल इंजीनियरिंग क्यों की, और कैसे आपका करियर पाथ प्रोग्रेस हुआ। मैंने अपनी बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में करी है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। मैं 2019 में पास आउट हुआ था। और केमिकल इंजीनियरिंग बेसिकली ऑप्शन चूज करने का मेरा ये था, मैं क्लास 12th 11th में जब था तो मेरा पहले से ही था कि मेरे को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जाना है, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स वगैरह मेरे थे वो इसी पीएसयू में ही थे। तो एक्चुअली मेरे को थोड़ा पीएसयू का बैकग्राउंड पहले से पता था। सो आई वाज इंटरेस्टेड इन टू गो इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ओनली। एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जाने के लिए दो ब्रांचेस रहती हैं, केमिकल या मैकेनिकल की ज्यादातर वैकेंसीज रहती हैं। So I got chemical engineering in Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology. So that's why I opted for the chemical engineering. And मेरा कॉलेज भी बहुत अच्छा था because I qualified IIT Advanced in 2015 and got an all India rank of 8997. So मैंने अपनी बीटेक वहां से राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी से करी है और बीटेक इन केमिकल करी है एंड आई पास्ड आउट इन 2019। तो राहुल, आपने जैसे बताया कि डेलिबरेटली आपने केमिकल इंजीनियरिंग चुना था क्योंकि आपको पता था कि जाना है तो पीएसयूज में जाना है। तो राहुल, शुरुआत कब से की तैयारी की, क्योंकि जब इंजीनियरिंग में रहते हैं तो माइंडसेट अलग होता है आपका। बहुत ही यू वर ऑलवेज डिटरमाइंड कि पीएसयू में जाना है, बट फॉर अ जनरल स्टूडेंट इन इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारे डेविएशंस होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कि दे कैन गो इन कॉर्पोरेट और क्या क्या करियर पाथ्स हैं। तो आप कब से कब तक सॉर्ट हो गए थे कि पीएसयू में जाना है? यू वर वेल वर्स्ड विद योर रिसर्च। सॉर्टेड तो क्या था, मैं एक्चुअली मेरे फिर सीनियर जैसे कॉलेज मैंने ज्वाइन किया, तो कॉलेज में मैंने सीनियर से भी इंटरेक्शन किया था। बाकी मेरे और भी ऑफ कैंपस मेरे भी जो दूसरे कॉलेजेस में मेरे पढ़ते थे, जान पहचान के थे, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया था। तो मैंने अपनी तैयारी जो करी थी गेट की थर्ड ईयर से स्टार्ट करी थी। थर्ड ईयर सेकंड सेमेस्टर से मैं एकदम फोकस्ड हो गया था। मतलब मेरे को थर्ड ईयर से सेकंड सेम या थर्ड ईयर से था कि गेट की तैयारी करनी है। मतलब मैंने माइंड प्रिपेयर कर लिया था। एक फोकस वाला जो पाथ होता है दैट आई जो मैंने थर्ड ईयर सेकंड सेमेस्टर से मैंने अपना फोकस वाला पाथ शुरू किया था, कि वहां से मैं अपनी तैयारी के प्रति डिटर्मिन्ड हो गया था कि हाँ मेरे को गेट की तैयारी करनी है, अच्छी तरह करनी है और एक अच्छी रैंक लाके और एक अच्छी पब्लिक सेक्टर में जाना है मेरे को। राहुल, जैसे हम गेट की रिटन एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, रिवीजन इज द की। कैसे आप रिवीजन करते थे, क्योंकि इतने सारे सिलेबस सब्जेक्ट्स हैं, इतना वास्ट सिलेबस है, तो रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी होती थी? रिवीजन क्या, वो आपके नोट्स तो रहते ही थे, वो आपको रिवाइज करने ही करने पड़ेंगे। फिर एक रिवीजन क्या फॉर्मूला शीट बना सकते हैं, क्योंकि गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं कुछ जो फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे। तो एक फॉर्मूला शीट जरूर बनाए हर सब्जेक्ट की, ये फॉर्मूला शीट्स है। बाकी नोट्स तो आपको रिवाइज करने ही करेंगे, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है रिवीजन। तो रिवीजन आप जब कोई कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट का तो आपको नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे। हाँ, आप उसकी एक फॉर्मूला शीट बना सकते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं, हाँ इसका इसका ये फॉर्मूला है। तो ऐसे आप उसका पूरा दोनों चीजें कर सकते हैं, नोट्स और एक फॉर्मूला शीट आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, लेकिन मोर और लेस सबके पैटर्न सेम होते हैं, चाहे हम गेट की बात करें चाहे बार की बात करें, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। तो जब आपने तैयारी थर्ड ईयर में शुरू की तो कॉलेज की पढ़ाई के साथ हाउ वर यू कोपिंग अप? सिलेबस मोर और लेस सेम होता है, बट क्वेश्चंस थोड़े अलग तरीके से होते हैं। कॉलेज में एक्चुअली क्या था, जो कॉलेज में हमारा जो गेट का सिलेबस होता है एक्चुअली वो सारे सब्जेक्ट्स कॉलेज के करिकुलम में तो होते ही होते हैं। अब वो होता है कि कोई सेकंड ईयर में हो गया, कोई थर्ड ईयर में हो गया, तो ऐसा सारा सब्जेक्ट रहता है। तो मैंने क्या करा था कि कॉलेज का जो मैं कॉलेज में जब सब सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते थे उस समय, भले ही वो सेकंड ईयर में पढ़ाए जाते थे, भले ही या थर्ड ईयर में पढ़ाए जाते थे, जब वो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और मुझे पता था कि ये गेट के सिलेबस में है, तो मैं उसी समय उसको नोट्स प्रॉपर जो भले ही मैंने उसकी
वेल वर्स ना रहा हूँ, मगर मैंने उनके प्रॉपर नोट्स वगैरह बना लिए थे, स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह पढ़ लिए थे, जिससे बाद में मेरे को रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। भले ही मैंने उस समय उनको वन गो में कर लिया हो कि हाँ भाई पेपरों के लिए मैंने तैयारी कर ली हो, पेपर में नंबर आ गए हो, उस समय इतना मैंने ध्यान से नहीं दिया हो, मगर मैंने उस समय क्या किया था, प्रॉपर नोट्स वगैरह बना लिए थे, बुक्स वगैरह पढ़ ली थी, जिससे बाद में मैं जब थर्ड ईयर सेकंड सेमेस्टर में जब मैं प्रिपरेशन शुरू करी, तो मुझे पूरा एक आइडिया था, हाँ ये सब्जेक्ट में ये है, और ऐसे इसकी तैयारी करनी है। तो उस समय कोई दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में जब मैं था, तो कॉलेज में जब वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, तभी मैंने उसके नोट्स वगैरह बना लिए थे, और मुझे पता था कि अपने एक प्रोफेसर से कंसल्ट करके कि ये इसकी स्टैंडर्ड बुक है। तो मैंने उस हिसाब से जब आगे तैयारी करता था थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में, तो वही मैं सेम जो नोट्स मैंने बना रखे थे पहले, उन्हीं को रिवाइज करता रहता था और उनको और रिफाइन कर लेता था। और बाकी स्टैंडर्ड बुक्स में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह अनलाइन कर ही रखे थे, और उनको देख लेता था। मतलब ऐसे मेरा पूरा पाथ रहता था। राहुल, यानी कि सिलेबस से आप बहुत अच्छे से वेल वर्स्ड हो जाएं और अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाए, रिफाइंड नोट्स बनाए। क्वेश्चंस का जो लेवल होता है, उसको कैसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी किस तरीके से लाई जाए, बिकॉज एज यू सेड कि आप नोट्स बना लेते थे एंड कॉन्सेप्ट्स आपने फिर बाद में ही क्लियर किया। हाँ, क्वेश्चंस मतलब कॉन्सेप्ट्स तो एक्चुअली क्लियर थे ही पहले से ही, कॉन्सेप्ट्स तो ऐसे क्लियर थे ही, कॉन्सेप्ट्स ऐसे वो नहीं थे, कॉन्सेप्ट क्लियर ही थे। वो ऐसा हो जाता है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं आदमी भूल जाता है, मगर क्या एक सब्जेक्ट की हाँ भाई हम नेक्स्ट सेमेस्टर में नेक्स्ट सब्जेक्ट आ गया, मगर जो पुराने सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर थे, वो कॉन्सेप्ट क्लियर थे, इसलिए बाद में मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। इसलिए मेरा पूरा जो तैयारी थी वो स्ट्रीमलाइन रही। भले ही वो सब्जेक्ट मैंने सेकंड ईयर में पढ़ा हूं, मैं उसे फोर्थ ईयर में मैं उसे गेट के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे को सेकंड ईयर में जब पढ़ा था मेरे को पूरा याद था कि हाँ ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। अब मैं उसको एक तरह से रिवीजन आप कह सकते हैं वो कर रहा था, मतलब वेल वर्स्ड हो गया था, कंसेप्ट मेरे को पुराने थे, तो मैं फटाफट मेरी पिकअप होती गई, हाँ ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। भले वो क्वेश्चंस की बात आती है, क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट तो गेट में प्रीवियस ईयर ही होते हैं। प्रीवियस ईयर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर्स आप कम से कम 2 बार तो मैंने करे थे। और जो मैं कहीं अटकता था, तो मैं अपने प्रोफेसर वगैरह या फ्रेंड्स वगैरह से पूछ लेते थे, कंसल्ट कर लेते थे। तो एक गेट की तैयारी में करने के लिए केमिकल इंजीनियरिंग में प्रीवियस ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर से आपको एक पता चल जाता है कि क्या आपको पैटर्न टाइप पता चलता है कि इस क्वेश्चन ये कवर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो प्रीवियस ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व। राहुल, आपने गेट की एक जनरल स्ट्रैटेजी जो आपने फॉलो की उसके बारे में बताया, लेकिन जब मैं गेट की बात करती हूँ तो इट्स हाईली कम्पिटिटिव, वेरी एस्पिरेशनल एग्जामिनेशन। एवरीबडी प्रिपेयर्स, बट कहाँ कॉमन मिस्टेक रह जाती है, आपने अभी तक जो एनालाइज किया है? कॉमन मिस्टेक्स ये रह जाती हैं कि पहली बात तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं उसको 10 आपने सॉल्व तो कर दिया, मगर आप उसको 20 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं या 15 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत जरूरी होनी चाहिए। वो आपकी स्पीड जो होगी टेस्ट, वो जो भी एग्जामिनेशन में आपकी स्पीड होगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो उस एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगी। अगर आप प्रीवियस ईयर या कोई भी टेस्ट सीरीज देते हैं, उसको आप एक्यूरेट टाइम में आपको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको एग्जामिनेशन प्रेशर में भी उसी टाइम पे सॉल्व करना है, तो ये बहुत जरूरी होती है। तो लोगों के क्वेश्चंस अनसॉल्व रह जाते हैं, लोग पेपर पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इन सब के लिए आपको टेस्ट सीरीज बहुत प्रैक्टिस करनी है। और जो आप क्वेश्चंस करते हैं या कोई भी बुक आप फॉलो करते हैं, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन जो कर रहे हैं सॉल्व, प्रिसाइजली एंड एक्यूरेसी कर रहे हैं, तो उससे आपको क्या कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन प्रेशर में आपको एग्जामिनेशन फियर तो काफी को रहता ही है। तो एग्जामिनेशन फियर कुछ बच्चे बियर नहीं कर पाते हैं, उस चक्कर में उनकी एक्यूरेसी और जो प्रिसीजनेस होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो इसलिए आपकी एक्यूरेसी बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। मतलब आप भले ही आपको कॉन्सेप्ट आते हो, नॉलेज आता हो, बहुत नॉलेजेबल हो कॉन्सेप्ट हो, मगर आपकी एक्यूरेसी और प्रिसाइजेस नहीं है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। भले मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, मगर टाइम बहुत ज्यादा लगा देंगे, उसमें क्या है कि आपके अदर क्वेश्चंस रह जाएंगे। तो मेरा मानना है कि एक्यूरेसी, नॉलेज तो होना ही होना चाहिए, एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, कि आपको जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है पर्टिकुलर टाइम में सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट का क्वेश्चन आप 10 मिनट में लगा रहे हैं, तो आपके पेपर में क्वेश्चन छूट ही जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। राहुल, जब एक बार गेट एग्जामिनेशन एक स्टूडेंट क्लियर कर लेते हैं तो उनके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं? पीएसयूज का कॉल आता है या फिर एमटेक करने जाना है? कैन यू टेल अबाउट ऑल दोज ऑप्शंस? देयर बेसिकली टू मेजर ऑप्शंस हैं आपके, दो, एक तो पीएसयू पब्लिक सेक्टर और एक है मास्टर एमटेक मिल सकता है। तो पहले पीएसयू फोकस कर लेते हैं। तो पीएसयू में आपको, जैसे आपने गेट क्लियर कर दिया, तो आपको पीएसयू के बहुत सारे पीएसयू लेती है। केमिकल को, मैं केमिकल की बात करूंगा, जैसे आईओसीएल, ओएनजीसी, गेल, एनपीसीआईएल, बार्क, ये हो गई आपकी जो मेजर मेजर कंपनी जो आप रिक्रूट हर साल ही करेगी गेट से। तो इनमें क्या होता है कि इंडिविजुअल फॉर्म्स आते हैं, फिर इंडिविजुअल फॉर्म्स आप इनके फिलअप करेंगे कंपनीज के, देन दे विल कॉल फॉर, दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यूज।
उसके बाद इंटरव्यूज के आप कॉल करेंगे, फिर आप इनके इंटरव्यू क्रैक करेंगे, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू के नंबर और गेट के नंबर, गेट स्कोर या गेट मार्क्स जो भी अलग अलग कंपनीज देखती हैं, उनके एडअप करके आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपका सिलेक्शन उस हिसाब से होगा। और दूसरा ऑप्शन होता है मास्टर्स का। मास्टर्स आप आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, ये सब हो गए, इनके भी आप इंडिविजुअल फॉर्म्स फिलअप करेंगे। फिर ये आपको फिर आपको ये जो आपकी रैंक के हिसाब से आपको इंटरव्यू, आपको ये सिलेक्शन लेटर आपको दे देंगी। तो दो मेजर हो गए आपके, वन इज पब्लिक सेक्टर एंड द अदर इज मास्टर। राहुल, ये तो आपने बताया कि किस तरीके से व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल आफ्टर वंस यू क्लियर द गेट एग्जामिनेशन। साथ ही साथ मैं बार के भी बारे में बात करना चाहूंगी, बिकॉज दैट इज आल्सो वन ऑफ द एस्पिरेशनल एग्जामिनेशन जो सभी स्टूडेंट्स देते हैं। तो उसके और गेट के सिलेबस में क्या सामंजस्य है और क्या तैयारी कॉमन हो सकती है? देखिए बार्क के क्या है, बार्क में बार्क का एक पेपर भी होता है। तो बार्क जो इंटरव्यू के लिए बुलाता है, आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करता है, वो दो तरीके से करता है। गेट के पेपर से भी करता है और वो अपना इंडिविजुअल पेपर भी लेता है। तो आधे बच्चे वो गेट के पेपर से बुलाता है इंटरव्यू के लिए, और आधे बच्चे अपने बार्क के पेपर के लिए भी बार्क के पेपर से भी बुलाता है। तो मैंने दोनों क्रैक कर दिए थे, गेट से भी मेरे को कॉल कॉल था और बार का पेपर भी मैंने क्रैक कर दिया था। तो उन्होंने मेरे को जो शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू के लिए किया था वो गेट स्कोर से किया था। तो इसमें आपके, तो अगर आपका जो गेट का जो बार का पेपर है वो सिमिलर टू गेट पैटर्न ही होता है और बहुत ही इजी लेवल पे होता है। बार के पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपकी स्पीड अच्छी है और एक्यूरेसी अच्छी है तो फटाफट आप उसे क्रैक कर सकते हैं। 300 नंबर्स का पेपर होता है और उसमें कट ऑफ जनरली 50 to 40% ही होता है। मेरे टाइम में 300 का पेपर था और मेरे टाइम में 150 कट ऑफ था, मेरा 177 नंबर आया था। तो जनरली जो बार का पेपर होता है दैट इज इजियर देन गेट पेपर। और बार में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मेजरली फॉर्मुला बेस्ड आते हैं, तो आपको फॉर्मुला वगैरह याद रहेंगे तो आप गेट बार का पेपर इजीली क्रैक कर सकते हैं। इट्स ऑन एन इजियर नोट देन गेट। राहुल, मैं गेट पे फिर से जाना चाहूंगी कि कितनी रैंक तक स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं पीएसयू से कॉल, क्योंकि आजकल बहुत प्राइवेटाइजेशन का ट्रेंड है, तो पीपल आर वेरी स्केर्ड कि गेट की तरफ जाना है या नहीं जाना है। प्राइवेटाइजेशन का ट्रेंड तो ठीक है, वो अलग है, मगर सबसे गेट की रैंक के बारे में ये कोई जनरलाइज नहीं है कि कितनी रैंक पे सिलेक्शन हो सकता है। सब डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा रहेंगी तो आप तो 200 पे भी सिलेक्शन हो सकता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही कम रहेंगी तो 50 वाला भी अनप्लेस का भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो गेट में जो लोग कहते हैं कि भाई कितने रैंक तक केमिकल में सिलेक्शन हो सकता है, कितने रैंक तक नहीं सिलेक्शन होता है, तो ये सब पूरा वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो पीएसयूज निकालती है उसी पे डिपेंड रहता है कि इतने अगर वैकेंसी ज्यादा आ गई तो आपका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सिंपल इसका आंसर यही है, नम टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज। Um, यानी कि ये एक वेरिएबल कॉन्सेप्ट है, इसके लिए कभी डिलेमा नहीं होना चाहिए। इट directly आपको depends अपने, upon the vacancies a particular organization is endorsing for that particular year. यस यस। राहुल, ये तो हमने रिटन एग्जामिनेशन की बात कर ली, चाहे वो बार की हो गए या फिर गेट की हो गया। फिर जो सेकंड स्टेज होता है जब इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, अ, तो फिर इंटरव्यू की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि उसका भी क्यूमुलेटिव रिजल्ट निकलता है, क्यूमुलेटिव मेरिट लिस्ट निकलती है। तो इंटरव्यू की जैसे अब इंटरव्यू के दो अलग अलग सिनेरियो होगा। पब्लिक सेक्टर जो अपना है उसका अलग है और बार का अलग है। तो जो पहले मैं पब्लिक सेक्टर के इंटरव्यू की बात कर लेता हूँ। पब्लिक सेक्टर के इंटरव्यू की बात कर लेते हैं तो उसमें आपका इंटरव्यू में वो आपके नॉर्मल जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कंपनी के बारे में आपसे प्रोफाइल पूछेंगे, कंपनी के प्रोजेक्ट्स बारे में पूछेंगे, फिर बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे आपके, मतलब एचआर रिलेटेड पूछेंगे, व्हाई यू वांट टू जॉइन द कंपनी, हाउ यू सी योरसेल्फ इन अ कंपनी आफ्टर 10 years। फिर कंपनी के हेडक्वार्टर्स, ये सब पूछेंगे। फिर उसके बाद जो टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस में जनरली जो आपने गेट में पढ़ा होता है वो टेक्निकल क्वेश्चंस उसी से ही आपसे पूछेंगे। जैसे पंप्स, वो इलेबोरेट आपसे डेरिवेशंस वगैरह नहीं पूछेंगे, मगर वो जो आपने गेट में पढ़ाई करी होती है उसी के नॉर्मल टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। मतलब यहाँ तो अब वो मैं थोड़ा ब्रॉड स्केल में नहीं जाना चाहूंगा, बस ओवरव्यू देना चाहूंगा कि आपको टेक्निकल क्वेश्चंस और एचआर क्वेश्चंस दोनों पूछते हैं, तो आपको टेक्निकली भी वर्स्ड होना चाहिए और एचआर भी वर्स्ड होना चाहिए। तो ये, और वहीं बार के इंटरव्यू की बात करते हो तो बार जो होता है वो सिर्फ सिलेक्शन करता है सोनली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। वो पीछे के नंबर नहीं देखता है कि आपके गेट में कितने स्कोर हैं या आपके बार्क में पेपर में कितने स्कोर हैं। वेरस पब्लिक सेक्टर्स आपका क्यूमुलेटिव कंसिडर करते हैं, गेट स्कोर भी और इंटरव्यू भी, मगर बार्क ओनली कंसिडर्स इंटरव्यू। तो बार का इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा रिग्रेसिव होता है, उसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ा होना चाहिए। वो आपसे डेरिवेशन भी डिराइव करा सकते हैं। जैसे मेरा बार का इंटरव्यू 1 hours 20 minutes का चला था बॉम्बे में जब मैंने दिया था, तो उसमें उन्होंने मेरे से 4 सब्जेक्ट पूछे थे। तो बार्क में आपको कम से कम 4 to 5 सब्जेक्ट्स आपके एकदम फुल फ्लेज तरीके से तैयार होने चाहिए कि वो उसमें से कुछ भी पूछ ले, क्योंकि वो क्या करते हैं आपको स्मॉल क्वेश्चन से शुरू करके ग्रिल करते करते एकदम जब तक आप अटकोगे नहीं तब तक आपको वो पूछते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो आपको अटका ही देंगे। अगर आप जल्दी, अगर आप हार मान गए तो फिर वो कहानी खत्म। तो आपको अपना
बार के मैं सीधा बोलना चाहूंगा कि इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी तरह करनी पड़ती है, उसमें बुक्स आपको पढ़नी ही पड़ेगी, स्टैंडर्ड बुक्स जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की होती है, तभी आप क्रैक कर पाएंगे इंटरव्यू। राहुल, आपने जैसे बताया कि बाक का इंटरव्यू बहुत ही रेग्रेसिव होता है और कहीं ना कहीं वो आपका जैसे 1 घंटा 20 मिनट चला था, तो अपने माइंडसेट को कैसे प्रिपेयर करना है, उतना स्ट्रॉन्ग करना है और उस लेवल के टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है। तो उसमें आपका क्या सीधी बात है कि बाहर के इंटरव्यू की तैयारी आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा ही रहेगा। एक तो सबसे पहले बात कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि वहां आपसे वो ग्रिल करना जब शुरू करेंगे तो आपको एकदम अपना कॉन्फिडेंस लूज करना है। तो कॉन्फिडेंस आपका तभी बना रहेगा जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेंगे, क्योंकि वहां वो ऐसा नहीं है कि आपको सीधा ग्रिली करना शुरू कर देंगे, वो आपकी हेल्प भी करते हैं, आपको थोड़ा पाथ भी देंगे, ये देंगे। तो आपको अगर चीजें पता होंगी, वो आपको अगर कहीं अटक जाते हैं और आपको लग रहा है कि ये आंसर बंदा कर सकता है, तो आपको थोड़ा वो हिंट भी देंगे। तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने सब्जेक्ट से वेल वर्स्ड होंगे, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हुई होंगी और आपको सब पूरा ब्रॉड सब्जेक्ट का पूरा ब्रॉड नॉलेज होगा। तब आप ये इजीली बात, मतलब इजीली तो नहीं कहेंगे, रिग्रेसिव इंटरव्यू तो होता ही है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनके क्वेश्चंस को आंसर आप कर सकते हैं। और कुछ स्पेशल टिप्स आप देना चाहेंगे जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं? फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए ऐसी बात है कि आपको इंटरव्यू में ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप तो वहीं आपको आता भी जो होगा क्वेश्चंस वो भी आप भूल जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो कॉन्फिडेंस आपको बहुत जरूरी है। इंटरव्यूअर आपको कॉन्फिडेंस आपको इंटरव्यू आपको कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोशिश करेगा, मगर आपको कॉन्फिडेंस में रहना पड़ेगा। और अगर इंटरव्यूअर कहीं आपको टोक रहा है तो आप अपनी गलती मान लीजिए, एडमेंसी मत दिखाइएगा वहां पे, क्योंकि वो एक नेगेटिव इफेक्ट आता है इंटरव्यूअर पर। दिस क्वेश्चन इज फॉर बोथ बार इंटरव्यू एंड पीएसयू इंटरव्यू। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कैसे उसको टैकल करना है? कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको मना कर दीजिए। आप उनको कभी इंटरव्यू को बेवकूफ मत बनाना, क्योंकि इंटरव्यू तो उस क्वेश्चन का आंसर जानता ही जानता है। अगर आप उसको उधर उल्टा सीधा आंसर देंगे, वो समझ जाएगा ये लड़का हमारे को या कोई भी बेवकूफ बना रहा है। तो अगर नहीं आता है तो आप सीधा मना कर देना। कभी इंटरव्यूअर को कोई ट्विस्ट करके आंसर मत देना, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये तो कुछ भी दे रहा है। तो आपको सीधा नहीं आता है तो मना कर दीजिए कि आई डोंट नो दिस आंसर, ऐसे करके सीधा मना कर दीजिए। राहुल, हमने आपसे कई सारी बातचीत की, आपकी जर्नी से रिलेटेड बातचीत की, गेट के क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बार की क्या स्ट्रैटेजी, एंड द डिफरेंट ऑप्शंस डेफिनेटली अवेलेबल फॉर केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। थैंक यू सो मच राहुल फॉर जॉइनिंग अस, एंड डू यू वांट टू ऐड समथिंग, फाइनल टिप, सजेशन सभी केमिकल इंजीनियरिंग पास आउट्स के लिए और जो अभी केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं? मैं मंत्र यही रहेगा कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट्स आप अपने बिल्कुल क्लियर रखें। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आप पे कॉन्फिडेंस होगा, देन यू कैन क्रैक एनी पेपर। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी है और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 3 चीज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड कॉन्फिडेंस। Thank you so much, Rahul, and the entire team wishes you good health, good luck. Thank you.